फिर जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उत्तराधिकारी ने कहा, नाम लेना यह ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप? जनता के आप प्रतिनिधि हैं, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत कि लोगों को पटना आने से रोक लें? उनकी राजधानी है, आपकी राजधानी है। यह पुलिस वालों का देश है, यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसी नीचता का व्यवहार, बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है? क्वेश्चन करते हैं। इतनी सारी बातें बोलते हैं जयप्रकाश नारायण जी, नेताओं से, मंत्रियों से, जितने भी इनके विरोधी हैं सभी लोगों से। अगर कोई हो गया ना, इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र, युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूं, अब जरा अपने को बांध कर बोलूंगा। ये बात जयप्रकाश नारायण जी इसलिए बोलते हैं कि उनका उम्र जो है हो चला है, मतलब कि उम्र अब ज्यादा हो गया है। इस वजह से वो अपने डॉक्टर का भी ख्याल रखते हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखते हुए अपने को दर्शाते हैं। अभी हाल में मैं वेलोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। अंडरग्राउंड मतलब कि लोगों के नजर में नहीं, ऐसे थे, प्राइवेट। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। क्या कहा था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। मतलब कि जयप्रकाश नारायण जी को भी बहुत बड़ी पदवी मिली थी, लेकिन ये अपना बढ़ाई नहीं करेंगे, ये बात कह रहे हैं। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता, मित्रता हुई। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहें, वह कहीं रहे, ठोस रहती है। उसके बाद में हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। मतलब वही अंडरग्राउंड वाली जो मित्रता है वही मित्रता आज भी बनी हुई है। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है,
किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। मतलब जो भी चीजें मुझे गलत लगेगी उन सभी चीजों का मैं विरोध करूंगा, चाहे कोई भी हो। समझ में ना? कि बोल रहे हैं जयप्रकाश नारायण जी, मेरा पर्सनली कोई दुश्मन व्यक्ति नहीं है, मेरा है दुश्मन सिद्धांत, नीति। समझ में रहा ना? ये सारी चीजें हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जुर्रत होती थी हम लोगों कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। और बापू में इतनी महत्ता थी कि बुरा नहीं मानते थे। मतलब जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि जब हम इन लोग के जैसे नौजवान थे तो हम बापू से कहते थे कि हम नहीं मानते हैं ये बात, तो उनमें इतनी महानता थी कि वे इस बात को बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने, मतलब कि गांधी जी की भी आलोचना इन्होंने किया। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में मैं सर्वोदय में गया समाजवादी बना। लेकिन ये कहाँ आ गए? 1954 में सर्वोदय में आए, गया बिहार में। कहां पर? गया बिहार में जुड़े। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था, उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर। जयप्रकाश नारायण जी बोल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी थे, बड़े भाई थे, उनको ये भाई मानते थे। पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था, उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा में मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हुए। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी जयप्रकाश नारायण जी पर नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में, 18 महीनों में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य हुआ। सोचो, इनके बताने के बाद, इनको बोलने के बाद, कश्मीर के बात पर 18 महीने के बाद ही चले गए, मतलब कि स्वर्गवास हो गए। इंदिरा जी से मेरे मतभेद हैं, जवाहरलाल जी से के साथ भी मतभेद है, उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, मतलब विदेश नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में मतभेद था, हंगरी के मामले में था। मतलब ये जो विदेश नीति था, चीन, तिब्बत, हंगरी, इन मामलों में जवाहरलाल जी से जयप्रकाश नारायण जी को बहुत ज्यादा मतभेद था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं कि मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल गए, संभल नहीं सके। मतलब कि धोखा से जब इनको धोखा मिला चीन के द्वारा नेहरू जी को,
तो धोखा मिलने के बाद 2 वर्ष तक भी नहीं चले, 2 वर्ष में ही चले गए, नहीं संभल सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे, अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। मतलब कि राष्ट्रीय बातों में इनको उतना दिक्कत नहीं था, लेकिन इनको परराष्ट्र में चीन को लेकर के इनको सबसे ज्यादा दिक्कत था। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आप कि गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, सुनता है कोई? कोई नहीं सुनता। ये जयप्रकाश नारायण जी अपनी बात बोलते हैं। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूं। मैं ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके, इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं। और परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होते जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी होगी। मतलब कि ये जो राज्य हैं कि बिहार है, पंजाब है, कर्नाटक है, यूपी है, झारखंड है, बंगाल है, अगर मार्क्सवाद के नीति के अनुसार चलेंगे, साम्यवाद बढ़ते जाएगा, तो ये सारे स्टेट खत्म हो जाएंगे और एक केवल कंट्री रह जाएगा। समझ में आ रहा ना? इस तरह से व्यवस्था कायम हो जाएगा। वह समाज अवश्य ही लोकतंत्र होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा, और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा, मतलब उसमें कोई दल नहीं होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दलयुक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे, जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्विचार होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, उस हालत में विधानसभा के विघटन का
क्या लाभ होगा? मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। मतलब सभी लोगों ने इसको समझने का प्रयास नहीं किया है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है। मतलब जो वर्तमान ये जो राजनीति चल रहा है, इन राजनीतियों से हट के है इनका विचार, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू कर देंगे कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मतलब कि जब हम नेताओं को जिता देते हैं वोट दे करके, तो वोट देने का भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। जिधर ज्यादा पैसा मिल गया, घूस मिल गया, उधर जाके दे दिए, अपने मन का यूज नहीं किए। अगर नेता बना भी दिए तो उस नेता पर हम अपना अंकुश नहीं लगा पाते हैं, अपनी बातों को उस नेता से पूरा नहीं करा पाते हैं। वो अपने अनुसार, अपने मन के अनुसार, उसे जैसा मन करता है वो करता है। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रति प्रभावी शक्तियां, यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती हैं, जनमत का जो प्रबल प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस, पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चरों का, यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहां नितांत अभाव है। मतलब इन सभी चीजों का कमी है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु इसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवा इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट न दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति बल, मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। मतलब कि वो खत्म हो जाता है।